What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। पहला लेक्चर तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, उसके अंदर कुछ भी मॉड्यूल से नहीं पढ़ाया था। तो एक्चुअल में तो एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें हमने मॉड्यूल से एक एक चीज़ कवर करी है। हमने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, हम लोगों ने ये समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या क्या हैं या किसको बोलते हैं। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज चेक के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कल फाइनल क्लास होगी। कल आपका ये एक्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल के टॉपिक से ही आगे। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों मुझे आप सभी से करनी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि सर सीए फाउंडेशन में लॉ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ पढ़ा दो ना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पता ही नहीं है कि हमने शुरू भी कर दिया है और हमारे 2 एक्ट खत्म भी होने वाले हैं। अकाउंट्स का हमने मॉड्यूल 1 जिस हिसाब से मैंने टाइम टेबल दिया वो कवर भी कर दिया बच्चों ने। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट गाइज, आप लोग प्लीज़ जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो यार, स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया करो, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह प्लीज़ शेयर कर दिया करो। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने चेक किया था कि सिर्फ 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही सब्सक्राइब किया है, 70% स्टूडेंट्स ने वीडियो देख रहे हैं, मस्त अपनी तैयारी कर ली है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए एक सब्सक्राइब का बटन है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि यार हाँ बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ उनके लिए कोई चीज़ हो रही है, इतनी मेहनत लग रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना यार। चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग आज चेक के साथ। बच्चों सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 5 हमने पढ़ लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डिफरेंस भी दिया था कि आप लोग इसको एक बार देख लेना, इसको कवर कर लेना। तो डिफरेंस से ही शुरू करते हैं, फिर हम चेक पे चलेंगे। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या चीजें थी। देखो बच्चों, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फर्क क्या है? फर्क क्या है सर, फर्क क्या है? प्रॉमिसरी नोट जो जिसको पैसा देना है वही बना के प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये पैसा दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है ना। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि इसको एक्सेप्ट करो और मेरा पैसा दो, राइट। तो देखो क्या होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब कि मैं मान रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको प्रॉमिस भी कर रहा हूं। कौन बनाता है? मेकर बनाता है कि वो एक पैसा देगा only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये सब डेफिनेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करी। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर। बच्चों अनकंडीशनल याद है ना, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर डेफिनेशन याद करनी है? हाँ जी, डेफिनेशन पूछ लेता है बेटा, पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर एक प्रॉमिस टू पे होता है प्रॉमिसरी नोट में, और इसके अंदर एक ऑर्डर होता है कि आप हमारा पेमेंट करो। तो एक में प्रॉमिस है, एक में ऑर्डर है। इसके अंदर कितनी पार्टीज होंगी? 2, मेकर और पेई, बनाने वाला और जिसको पैसा मिलना है। इसके अंदर ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। बस ये ध्यान रखना कि ये 3 रोल कोई 2 लोग भी प्ले कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है कि ड्रॉवर और पेई एक ही इंसान है, ऐसा भी हो सकता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो चलो लास्ट क्लास में हो ही गया था। इसके बाद बच्चों एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि जिसको पैसा देना वही प्रॉमिस कर रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद पेबल टू बियरर, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। प्रॉमिसरी नोट बियरर को नहीं दिया जाता, ये भी मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर हो सकता है, लेकिन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, ये भी हमने डिस्कस किया था। परफेक्ट है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है 5th वाला। अब हम चेक की तरफ चलते हैं। सर सेक्शन 6 चेक क्या है? चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके
ओके, इसका मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज एक सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जल्दी से पॉज करो और बताओ, अगर चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ये प्रॉमिस टू पे होगा या ऑर्डर टू पे होगा? जल्दी से रोक दो फटाफट वीडियो को और कमेंट में लिख दो सब बच्चे। चेक अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ये प्रॉमिस टू पे होगा या ये ऑर्डर टू पे होगा? बच्चों ये होगा एक ऑर्डर टू पे। और अगर ऑर्डर टू पे है, देखो लॉ में यही चीज है, मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूं बड़े शिद्दत से पढ़ना। मैंने बहुत शिद्दत से चीजें पढ़ानी है आप लोगों को, बड़े ध्यान से पढ़ते चलना, एक एक शब्द से फर्क पड़ता है लॉ में। बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ये भी एक ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर है तो इसके अंदर भी 3 पार्टीज होंगी। कौन कौन सी 3 पार्टीज होंगी बच्चों? एक तो ड्रॉवर होगा जो चेक बनाएगा, एक ड्रॉई होगा जिसके ऊपर चेक लिखा जाएगा, और एक पेई होगा जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। राइट, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को? नंबर 1, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ड्रॉअर कौन है? चेक लिखने वाला। चेक लिखने वाला। ड्रॉई कौन होता है बच्चों? ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, क्योंकि आप किसको ऑर्डर देते हो? आप हमेशा अपने बैंक को ऑर्डर देते हो, आप अपने बैंकर को ऑर्डर देते हो, है ना? और पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलना है, जिसका नेम मेंशन्ड है, जिसका नेम मेंशन्ड है, वो आपका पेई हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। ओके, इसका खास ध्यान रखना। परफेक्ट। अच्छा, किसके ऊपर लिखा जाता है? ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बैंकर के ऊपर लिखा जाता है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसका मतलब है कि जो चेक है वो इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। भाई मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मेरे से पढ़ने के लिए आए ऑफलाइन और आपने मुझे बोला सर हम आपकी जो फीस है वो हम चेक से देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपने मुझे चेक काट के दे दिया। अब जब तक मैं वो चेक बैंक में लेके नहीं जाऊंगा तब तक वो चेक क्लियर थोड़ी ना होगा। मुझे ले जाना पड़ेगा, जाके चेक लगाना पड़ेगा, चेक बैंक में लगेगा, वहां से क्लियर होगा तो मेरे खाते में पैसा आएगा। तो चेक इज ऑलवेज 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 पेबल ऑन डिमांड, इस बात का ध्यान रखना। एंड इट इंक्लूड्स एक ट्रंकेटेड चेक और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक। सर ये ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट इज दिस ट्रंकेटेड एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक? इसके लिए हम नोट्स पे चलते हैं। आओ, एक मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कुछ रह ना जाए, क्योंकि मैं उस पर जाऊंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, आओ सर, आजा यार, क्या हो गया? तो जो चेक है बच्चों, जो चेक है वो ट्रंकेटेड भी हो सकता है और ई चेक भी हो सकता है। ई चेक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक। सही हो गया। अब सर ये ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने क्या करा, ये चिंटू है, चिंटू ने अपने बैंक HDFC को बोला कि HDFC चिंटी को इतना पैसा पे कर देना, चिंटी को इतना पैसा पे कर देना। और ये चेक किसको दे दिया? इसने चिंटी के हाथ में रख दिया, चिंटी को पकड़ा दिया कि ले भाई 10,000 रुपये जाके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंटी क्या करती है? चिंटी जाके ये चेक लेके जाती है अपने बैंक के पास, है ना? जरूरी नहीं है कि चिंटी का अकाउंट HDFC में हो सकता है किसी और बैंक में भी हो। तो चिंटी गई अपने बैंक के पास, तो चिंटू के बैंक का नाम A मान लो, चिंटी के बैंक का नाम B मान लो, इसको बोल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो, चिंटी गई SBI में और इसने SBI को बोला कि देखो मेरे पास ये चेक आया हुआ है, प्लीज आप एक काम करो, इनसे मुझे पेमेंट लेके दे दो, इनसे मुझे पेमेंट लेके दे दो कि यहाँ से पैसा ला के मुझे दे देना, क्योंकि चिंटू ने ऑलरेडी ऑर्डर करे हुए हैं। देखो इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, क्योंकि चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, कि देखो इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ है कि भैया चिंटी को इतना पैसा देना है, तो प्लीज इनसे ला के दे देना। तो अब होता क्या है बाबू, हर बैंक जब SBI के पास ये चेक आएगा तो पहले SBI क्या करेगा? इस बैंक को भेजेगा क्लियरिंग हाउस के पास।
क्लियरिंग हाउस कौन होता है? क्लास 12th में इको में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़ाया था। याद करो, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में होता था बैंकर्स बैंक। बैंकर बैंक में यानी कि सभी बैंकों का, एसबीआई का, एचडीएफसी का, पीएनबी का, एटसेट्रा, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, व्हाटएवर बैंक, सभी बैंक्स के पापा कौन हैं? सभी बैंकों का बैंक कौन है? कौन होता था बच्चों? आरबीआई, है ना। और आरबीआई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता था बैंक्स के लिए? आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता था। उनका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उनका क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब यहाँ पे होंगे पापा, यानी एचडीएफसी के लिए भी और एसबीआई के लिए भी और सभी बैंक्स के लिए भी आरबीआई इज द क्लियरिंग हाउस। तो ये चेक इधर जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई इनको बोलेगा भैया पैसा चाहिए आपसे। तो अब क्या होता है कि भाई चेक फिजिकली भेजेंगे तो बस चेक इधर से उधर से घूमता रहेगा, 8-10 दिन लग जाएंगे इस काम में। तो ये लोग क्या करते हैं, इस चेक की स्कैन्ड कॉपी, ये जो चेक चिंटी लेके आई है इसकी पूरी स्कैन्ड कॉपी, पूरा का पूरा चेक स्कैन करते हैं और स्कैन करके ये कॉपी इनको भेज देते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये फिजिकल चेक जा रहा है या ये इलेक्ट्रॉनिक चेक जा रहा है? तो जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो है चेक की, उसकी स्कैन्ड कॉपी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आरबीआई चेक करता है कि भैया सारा कुछ ठीक है, चेक ओके है, चेक पोस्ट डेटेड तो नहीं है, चेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके की कोई मिसप्रिंटिंग, कोई गलत सिग्नेचर या कुछ भी कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर सब सही होता है तो एचडीएफसी को बोलता है भाई पैसा दे दो। एचडीएफसी का अकाउंट इसी बैंक में होता है, तो यहाँ से पैसा लेके इसको पे कर देता है। इसने किसका रोल प्ले करा? क्लियरिंग हाउस का, क्योंकि आरबीआई क्या है? क्लियरिंग हाउस है इन सब के लिए। तो ये जो ई चेक था ना, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ये वही चेक है, बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब पेमेंट चिंटी को मिल जाएगा, पेमेंट चिंटी को मिल जाएगा, तो जो पहले वाला चेक है, ये वाला फिजिकल चेक, ये जो फिजिकल चेक है, ये जो हार्ड कॉपी ऑफ चेक है, क्या इस चेक को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? इस चेक को खत्म कर देना चाहिए? अगर ये चिंटी के पास दोबारा आ गया तो चिंटी तो दोबारा से चेक लगा सकती है, फिर से पैसा मांग सकती है, जबकि इस चेक पे पेमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। कौन क्लियर करवा चुका है? आरबीआई क्लियर करवा चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिजिकल चेक होता है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, हर प्रकार से इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसा चेक जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस पे क्लियरेंस हो चुका है, पेमेंट हो चुका है जिसका, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? ट्रंकेटेड चेक। बात समझे? तो ऐसा चेक जिसके अगेंस्ट पेमेंट हो चुका है, जिसका क्लैरिफिकेशन हो चुका है, जो अब समाप्त है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, खत्म, उसको हम ट्रंकेटेड चेक बोल देते हैं। ठीक है। तो चेक की डेफिनेशन में बच्चों ये वाले चेक भी कंसिडर करे गए हैं। इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डेफिनेशन को अगर और तोड़ें तो चेक क्या है? चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो लिखा जाता है बैंकर के ऊपर और पेबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है, परफेक्ट। चलो भाई, अब जितनी चीजें मैंने तुम्हें समझाई ना, ये अलग 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 इनकी डेफिनेशन लिख रहा है, तुम्हें सब पता है, कुछ इसके अंदर अब खास है नहीं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इट इज पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है? पेबल ऑन डिमांड का मतलब है इट शुड बी पेबल व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। ठीक है। और ड्रॉई कौन है? किसके ऊपर लिखा जाता है? चेक के केस में हमेशा बैंकर होता है। ठीक है। द एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है। उसके बाद चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब है सर? और ट्रंकेटेड चेक का क्या मतलब है सर? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देख लो। मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म by using any computer resource and signed in a secure system with a digital signature। मतलब एक तरीके से वही सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। एंड asymmetric क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस में भी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? परफेक्ट है। अच्छा जी सर, ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, डिजिटल सिग्नेचर, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बच्चों ये एक ही बात है। सही है, ये परफेक्ट एक ही बात है। मतलब आपका जो चेक है
बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म में होना चाहिए और सिग्नेचर वगैरह पूरे होने चाहिए। ट्रंकेटेड का क्या मतलब है? इट मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब खत्म कर दिया गया ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल, जब वो क्लियर हो गया इधर बाय द क्लियरिंग हाउस, या तो क्लियरिंग हाउस ही कर देगा या फिर बैंक कर देगा, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट। ठीक है, परफेक्ट हो गया जी, क्लियर हो गया, समझ गए सर। चलो ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? इट मीन्स द क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो द एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इसका मतलब वही है बच्चों सिग्नेचर। A combined reading of section 5 and 6 tells us a bill of exchange is a negotiable instrument। अरे ये तो फिर से डेफिनेशन हो गई। ओके सर, चेक कैसा दिखता है? भाई चेक सबने देखा होता है, सबके घर में होता है। पे करना है, नाम लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रुपीज़ कितना वो लिखते हैं यहाँ पे, डेट भरते हैं, साइन करते हैं, एड्रेस हो गया ये बैंक वगैरह का, ये चेक नंबर हो गया। ठीक है, ये सब जानते हैं इन चीज़ों को। अब कौन कौन सी पार्टीज होती हैं चेक में? पार्टीज मैंने आपको बता दी बच्चों। पार्टीज कौन कौन सी होगी? ड्रॉअर, द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक। ड्रॉई हमेशा बैंक पे लिखा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर ड्रॉई दो इंडिविजुअल्स होते हैं। चेक में हमेशा ड्रॉई बैंक ही होगा, और यही फर्क होता है एक नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में और एक चेक में, है ना? यही फर्क होता है। और पेई कौन होता है? जिसका नाम लिखा है चेक पे, जिसके फेवर में चेक दिया गया है। ठीक है, चलो सर, चेक में देखो ड्रॉअर पर्सन हु इज मेकर, ड्रॉई पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, एंड पेई पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों चेक के? आ जाओ जी, ओ राजा जी। अभी रील आ रही थी मेरे सामने देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों चेक के। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चेक अंडर सेक्शन 6, अ चेक इज अ स्पीशीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से ही निकल के आता है। तो एक तो सारी की सारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल ऑफ एक्सचेंज वाली पूरी करे, यानी वही राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिफाइड होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए, हर चीज वही। ठीक है ना, वो सारी की सारी कंडीशंस पूरी करे। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी ना किसी बैंकर के ऊपर लिखा जाए, एंड इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। राइट, तो यही चीजें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को अलग बनाती हैं। तो एक स्टेटमेंट अपने पास याद रखना, एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, ऑल चेक्स आर बिल्स व्हाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स। जितने भी चेक्स हैं वो सब बिल्स हैं, लेकिन हर बिल चेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेक के लिए एक बैंकर का ही ड्रॉई होना जरूरी है। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आ गया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को आप किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो? आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीनों पढ़ लिए हमने। प्रॉमिसरी नोट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, चेक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तीनों समझ में आए ना बहुत बढ़िया तरीके से। प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। चेक में तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। लेकिन इसके अंदर ड्रॉई फिक्स होता है, वो कौन होता है? हमारा बैंक या बैंकर। बात समझ गए? चलो जी, परफेक्ट। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को किस किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एक होते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। बेयरर कौन से होते हैं? जो इन हैंड पेमेंट करी जाती है, जो भी प्रेजेंट करेगा उसके। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके नाम पे ऑर्डर करेगा ये, उसी को पैसा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो बेयरर कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, जहां पे पेई ब्लैंक होता है, पता ही नहीं किसको पैसा देना है, जो आ गया उसको दे देंगे। जहां पे पेई ब्लैंक है उसको क्या बोलते हैं? बेयरर इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपकी करेंसी। अब फिर से वही बात है, सर करेंसी का प्रॉमिसरी नोट है, करेंसी नहीं, नहीं सिंपल समझो। करेंसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बेयरर या ऑर्डर? बेयरर, जिसके पास है उसकी। ठीक है ना, वहां क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, यानी कि मैं धारक को, धारक मतलब जिसके पास वो करेंसी है, सिंपल। ठीक है, और वेयर द नेम ऑफ द पे स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, आखिरी इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक है। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। जस्ट ट्रांसफर कैसे होते हैं? जिसको डिलीवर कर दोगे उसका। ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जहां पे पर्सन या पर्सन के ऑर्डर पे ही पेमेंट फर्दर किया जाता है। हर जगह पे किसी ना किसी नाम का लिखा होगा, वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कैसे होता है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे होता है?
आपको दो काम करने पड़ेंगे, एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा यानी लिख के साइन करके देना पड़ेगा, और डिलीवर भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एंडोर्समेंट करके अपने पास रख लिया, हुआ ही नहीं नेगोशिएट। एंडोर्समेंट भी करो और डिलीवरी भी करो, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। चलो सर ये भी समझे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हैं, ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ ली हैं, ये सब हमने समझ ली हैं पिछले वाली क्लासेस में। क्या क्या लिखा है देखो, सबसे पहले बियरर को समझ लो। बियरर में क्या लिखा है बच्चों, बियरर में लिखा है सबसे पहले नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, नेम ऑफ द पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर लिखा हो, लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो, और नेगोशिएट कैसे होता है, सिर्फ डिलीवरी से। ट्रांसफर सिर्फ डिलीवरी से हो जाता है, आपको इसके अंदर साइन वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दे दो, ट्रांसफर कर दो, हो गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में किसी पर्सन को दिया होता है, या ऐसा लिखा होता है पर्सन और हिज ऑर्डर और पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन। लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल, प्रॉपर साइन करके दिया हुआ है, और नेगोशिएट होता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी, यहाँ एंडोर्समेंट भी करो और डिलीवरी भी करो। समझ गए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट समझ गए, परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चों इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड कौन से होते हैं, फॉरेन कौन से होते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो क्या होंगे सर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स? तो इनलैंड और फॉरेन, देखो नाम में लिखा है इनलैंड। इनलैंड का मतलब जो हमारी ही धरती के अंदर अंदर, मतलब अगर हम इंडिया हैं, इंडिया में हैं, तो इंडियंस के लिए जो बिल है कि ड्रॉ करने वाला भी इंडिया का हो, इंडिया में ही बना हो, और जिसको पेमेंट होना है वो भी इंडियन ही हो, तो इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो वो इनलैंड हो जाएगा। और फॉरेन क्या है, जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती यार, सिंपल। क्या लिखा है देखो, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 एंड 12। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट, कोई प्रॉमिसरी नोट, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक। सबसे पहली चीज क्या है कि या तो वो प्रॉमिसरी नोट होगा, या फिर वो बीओई होगा, या फिर वो चेक होगा, जिसके विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। सबसे पहला विच इज ड्रॉन इन इंडिया, जो कहां पे बना है, इंडिया में ही बना है, एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ साथ ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, इट इज ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब ड्रॉन अपॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, परफेक्ट है, या फिर मेड पेबल इन इंडिया और मेड पेबल इन इंडिया। देखो बच्चों, लॉ है, एक एक वर्ड से फर्क पड़ता है, एक एक शब्द से फर्क पड़ता है, बड़े ध्यान से देखो। एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चेक, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ये तो कंडीशन पहली है, यानी ये तो होना ही चाहिए। तो जो ड्रॉन इन इंडिया नहीं है वो सारे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भारत में बना ही नहीं वो फॉरेन है, सिंपल। अगर कोई चेक, कोई प्रॉमिसरी नोट, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में बना ही नहीं, खत्म, बात ही खत्म, फॉरेन हो गया। एंड इसके साथ साथ, यानी इस कंडीशन के साथ साथ मेड पेबल इन इंडिया, यानी ये कंडीशन, और लगा है बच्चों यहां पे, एंड नहीं लगा। इसका मतलब तीन कंडीशन नहीं है, कंडीशन दो ही है, जिसमें पहली वाली फिक्स्ड है, इंडिया में ड्रॉन होना चाहिए, उसके साथ साथ या तो पेबल इन इंडिया हो तब भी वो इनलैंड हो जाएगा, या फिर वो किसी इंडियन रेजिडेंट के ऊपर लिखा गया है तब भी वो इनलैंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल देखो, प्रॉमिसरी नोट कोलकाता में लिखा गया है और मुंबई में पेबल है, तो इंडिया में ही ड्रॉन है, इंडिया में ही पेबल है, सीधा सीधा इनलैंड हो गया। अब बिल ड्रॉन इन वाराणसी ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन जोधपुर, जो जोधपुर में रहता है, ठीक है, लेकिन पेबल कहां पे है, ये स्टेटेड टू बी पेबल इन सिंगापुर, पेबल सिंगापुर में है, कोई बात नहीं, इंडिया में लिखा गया है और एक इंडियन रेजिडेंट के ऊपर लिखा गया है। देखो, पेबल चाहे कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये तो है ही, उसके साथ साथ इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, इंडिया में ड्रॉन होना चाहिए, ये मस्ट है। उसके साथ एक कंडीशन और, या तो पेबल इन इंडिया हो
या फिर रेजिडेंट पे लिखा गया हो। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार आप इसको आज रीड करोगे बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक छोटा सा नोट और, जो कि ये है, इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन्ड इन अबव टू एग्जांपल्स आर एंडोर्स्ड इन फ्रांस दे विल रिमेन इनलैंड बिल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड हो गई ना, उसके बाद वो एंडोर्स कहीं भी होता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंडोर्समेंट से फर्क नहीं पड़ता, ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। एंडोर्समेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आओ जरा देखो। अ रेजिडेंट है आगरा का ए, ठीक है, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया आगरा में बी पे, आगरा में ही बनाया बी पे, इसका मतलब इट इज ड्रॉन इन इंडिया। सिंपल सी बात है। बी कौन है? मर्चेंट है न्यूयॉर्क में। बी कौन है? मर्चेंट है न्यूयॉर्क में। एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन दिल्ली। देखो, पेबल इन दिल्ली हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो ड्रॉन इन इंडिया हो गया, पेबल इन दिल्ली हो गया। अब वो नॉन रेजिडेंट है, क्या फर्क पड़ता है? एक कंडीशन ये, इन दोनों में से कोई भी एक सही है। इट इज एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दिस केस द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज ड्रॉन इन इंडिया एंड आल्सो पेबल इन इंडिया। परफेक्ट है, सही है। तो ये ध्यान रखना बच्चों की एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एक बार इनलैंड हो गया, फिर चाहे वो कितनी ही बार इंडोर्स होता रहे किसी फॉरेन कंट्री में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। उसके लिए आपको ये वाला एग्जांपल अब एक बार देखना पड़ेगा। ओके, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। इनलैंड समझ गए? परफेक्ट। इसके बाद क्या आ रहा है? इनलैंड का ये टेबल बना हुआ है, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड मेड पेबल। भैया भारत में होने चाहिए। रेजिडेंस पर्सन का पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ रेजिडेंट, ये तो दोबारा वही चीज लिख दी है। चलो भाई, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है यार? बहुत सिंपल है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज द वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो इनलैंड नहीं है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आ रहा है बच्चों एक अच्छा सवाल, एक अच्छा सवाल जो कि आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 134, लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, जो फॉरेन बिल है, जो फॉरेन बिल है, अब फॉरेन बिल में क्या होता है? फॉरेन बिल में ना दो अलग अलग देश के लोग होते हैं मेनली, है ना, दो अलग अलग देश के लोग होते हैं, तो वो फॉरेन बिल होता है। अब अगर फॉरेन बिल में कोई डिफॉल्ट होता है, फॉरेन बिल में किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट होता है, तो लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है रोड पे, एक मिनट रुको, एडिटर को बोलूंगा कट कर दे यार ये चीज। एक तो रोड पे अगर आपका ऑफिस है तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत चलती है। देखो क्या बता रहा था मैं, अगर कोई फॉरेन बिल है बच्चों, इफ देयर इज एनी फॉरेन बिल, तो फॉरेन बिल में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो फिर लाइबिलिटी किसकी होगी? लाइबिलिटी डिपेंड करता है कि देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हों, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेट ऑफ। अब देखो कोई इसमें जेल वेल तो होनी नहीं है, इसमें तो इंटरेस्ट ही लगना है कि जो अल्टीमेटली पेमेंट होनी है वो टाइम पे नहीं हुई तो ब्याज के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना। तो लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? किस देश की रूल्स माने जाएंगे? अगर सपोज दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, तो किस देश की लाइबिलिटी कंसिडर करी जाएगी? तो लाइबिलिटी की रिस्पेक्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और द ड्रॉअर। ठीक है, जो लाइबिलिटी है मेकर की या ड्रॉअर की ऑफ अ फॉरेन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज रेगुलेटेड इन ऑल द एसेंशियल मैटर बाय द लॉ ऑफ प्लेस। जो लाइबिलिटी है वो किस तरीके से कंसीडर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि वो बंदा कहां का है, बिल लिखने वाला कहां का है ना। तो ड्रॉअर जिस देश का है उस हिसाब से लाइबिलिटी चलेगी उसकी, राइट। और जो अल्टीमेटली पेई है जिस पर्टिकुलर कंट्री का है उस हिसाब से उसकी लाइबिलिटी डिसाइड होगी। तो प्लेस के आधार पे चीजें करी जाती हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक हो गया, क्लियर हुई ये चीज? ओके, तो अगर हम बात करें ड्रॉअर की, तो इसकी लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर बिल इज मेड, जहां से बिल बना है,
और ड्रॉई की लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर बिल इज पेबल। बिल कहाँ पे पेबल है? तो अगर दो अलग अलग कंट्रीज हैं, आपको दो अलग अलग लॉ की लाइबिलिटी देखनी है, तो ड्रॉअर की लाइबिलिटी कहाँ, किस लॉ के हिसाब से डिसाइड होगी? जहां से बिल बना है, जिस देश में बिल बना है, और ड्रॉई की जिस देश में ये पेबल होना है। ठीक है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है, लिख लिया क्या? स्क्रीनशॉट डन। देखो, ऑल्दो मैं आपको ये क्वेश्चंस में भी कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने बनाया, वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, और एक्सेप्ट करा बी ने वॉशिंगटन में, ये अलग जगह है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब देखो, ए ने बिल बनाया है, वहां पे पेनल्टी या पनिशमेंट या डिफॉल्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% चलता है, यहां पे 6% चलता है। द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया। लो जी, बिल कहां एंडोर्स हो गया? इंडिया में एंडोर्स हो गया, और हो गया डिसऑनर, हो गया जी डिसऑनर। तो एक्शन तो होगा, है ना, एक्शन तो होगा। तो किस हिसाब से यहां पे हिसाब किताब चलेगा? तो इंडिया में एंडोर्स हुआ, जिसने एंडोर्स किया होगा वो तो वापस से जाएगा बी के पास, भाई तूने एंडोर्स किया, मुझे इस चीज का पेमेंट दो। तो बी के लिए, बी की जो लाइबिलिटी है, जो बी है, ही इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि बी के देश में ब्याज 6% चलता है, वो 6% से चलेगा। अब अगर बी ए के पास गया कि भाई एंडोर्स हो गया, क्या कर रहा, पैसा क्यों देता, तो अल्टीमेटली ए इज चार्ज्ड एज ड्रॉअर, ही इज लाइबल टू पे 15%, क्योंकि ए के देश में 15% लाइबिलिटी चलती है। तो बेसिकली जिस पर्सन की लाइबिलिटी देख रहे हो ना, वो किस देश में है, इस हिसाब से लाइबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे बच्चों? ड्रॉन और मेड इन इंडिया, मेड पेबल, उसके साथ साथ रेजिडेंट के ऊपर होने चाहिए। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नॉट ड्रॉन इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया, नॉट मेड पेबल इन इंडिया। ठीक है जी, परफेक्ट सर। इसके बाद वी हैव लास्ट छोटे छोटे से दो टॉपिक्स हैं, इनकोएट एंड एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट्स। सर, इनकोएट एंड एम्बिगस, नाम में ही लिखा है बच्चों इसका मतलब। एम्बिगस क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि उस काम में एम्बिगिटी आ गई। एम्बिगिटी डाउटफुल कंक्लूजन है, कुछ ना कुछ डाउटफुल है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्चुअल पहचान ही डाउटफुल होती है, जिसकी एक्चुअल पहचान ही डाउटफुल है, हमें यही नहीं समझ में आ पा रहा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या वो प्रॉमिसरी नोट है, क्लियरिटी नहीं आ रही कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट एम्बिगस डॉक्यूमेंट या एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और इनकोएट का क्या मतलब होता है? इनकोएट मींस इनकम्प्लीट। इनकोएट मींस इनकम्प्लीट, यानी कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अधूरा है। सर कैसे अधूरा है? उसके अंदर कुछ डिटेल्स मिसिंग रह गई, उसके अंदर प्रॉपर्ली फिलिंग नहीं हुई है ना, यानी कि नाम सही से नहीं लिखा, अमाउंट सही से नहीं लिखा, कुछ भी मिसिंग है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एम्बिगस किसको बोला जाता है? जिसमें हम उसका स्टेटस ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखो, इसको आप पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। उससे भी पहले थोड़ा सा मैं समझाता हूं, आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सही है क्या? देखो, एम्बिगस डिस्कस करते हैं पहले। एम्बिगस का मतलब मैंने क्या बताया आपको? डाउटफुल है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। सर क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? देखो, एक बात बताओ मुझे, यहां पे क्या हुआ, एक ए है, ए ने बी को प्रॉमिस करा, आई प्रॉमिस टू पे यू इतना इतना अमाउंट इस डेट पे, प्रॉपर्ली लिखा, एक्सेप्ट करा, साइन करके भेज दिया। मतलब प्रॉमिसरी नोट में तो एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं। तो मुझे बताओ, ए मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है और ये पेई है जिसको पैसा मिलना है। तो
इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता, तो मेकर की ही प्राइमरी लायबिलिटी होती है। मेकर को ही सीधा सीधा पे करना होता है, मेकर ही है जिसको पेमेंट करना है, हाँ या ना। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ए है जो ड्रॉअर है, जिसने बिल बनाया, ए ने बी को माल बेचा, क्रेडिट सेल करी, मैंने आपको पहले भी सिखाया सारा, क्रेडिट सेल करी और क्रेडिट सेल के साथ बिल बना के भेजा कि भैया साइन करके दो मुझे। इसने एक्सेप्ट करा, यानी इसके अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। इसने एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करके ये ए को दे दिया वापस से, ये ड्रॉई हो गया। तो अब यहां पे लाइबिलिटी किसकी है, यहां पे लाइबिलिटी इसकी है, इसकी लाइबिलिटी है, यानी इसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, पहली लाइबिलिटी इसकी है। ए ने क्या करा, ये एंडोर्स कर दिया सी को, सी को एंडोर्स कर दिया कि भैया आप एक काम करना, आप ले लेना ये पैसा आप ले लेना, किससे, बी से आप ले लेना ये पैसा। ओके, जब सी गया ड्यू डेट पे बी के पास, तो बी ने बोला हम आपके हैं कौन, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो सी किसके पास जाएगा, वापस से ए के पास जाएगा। तो ए की लाइबिलिटी यहां पे सेकेंडरी है, ए की लाइबिलिटी यहां पे सेकेंडरी है, पहली लाइबिलिटी तो ड्रॉई की थी। तो देखो दोनों में क्या फर्क होता है, यहां पे मेकर की ही प्राइमरी लाइबिलिटी होती है बच्चों, होती है नहीं होती है, लेकिन यहां पे ड्रॉई की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। देखो दोनों में डिफरेंस है, हाँ या ना। अब इस केस में हुआ क्या, एम्बिगस को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ए को पैसे की जरूरत थी, ए को पैसे की जरूरत थी, तो ए ने दिमाग लगाया, इसको पैसे की जरूरत थी, और ए ने एक नकली, फर्जी, फेक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया बी के नाम। बी कौन है, बी कोई नहीं है, बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बी है ही नहीं कोई, फर्जी बना दिया, बोला ना चीटिंग कर रहा है, फर्जी बनाया, एक फेक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अब सब कुछ प्रॉपर है ना, सब कुछ प्रॉपर है, मतलब वही स्टैम्प पेपर वगैरह पे पूरा प्रॉपर छपवाया, बी की एक आइडेंटिटी क्रिएट करी नकली, बी के साइन खुद ही कर दिए, फर्जी बना दिया, ठीक है। फर्जी बना के ये बन गया ड्रॉअर, 50,000 रुपए का बिल है, ये बन गया ड्रॉई, ठीक है जी। अब ए गया बैंक के पास और इसने बैंक को बोला कि आप प्लीज इसको डिस्काउंट कर दो ना, 3 महीने बाद ये पैसा आप जाके किससे ले लेना, बी से ले लेना, अभी आप प्लीज इसको डिस्काउंट कर दो ना। अब बैंक को भी लगा यार प्रॉपर प्रोमिसरी नोट है, समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब पे हुई हुई है, स्टैम्प पेपर पे बनाया है, अच्छे तरीके से बनाया है। तो अब मैं इस केस में एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको पैसा दे देता हूँ, बैंक ने इसको 50,000 की जगह 40,000 रुपये दे दिए 10,000 के प्रॉफिट के चक्कर में, कि 3 महीने बाद इससे जाके ले लेंगे। अब जब इसके पास गए, ये तो कोई पर्सन ही नहीं था, बी तो कोई पर्सन ही नहीं था, बी है ही नहीं, बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में मुझे बताओ बच्चों, क्या ड्रॉअर की ही प्राइमरी लाइबिलिटी बन गई? बैंक तो ए को ही पकड़ लेगा कि भैया बी तो कोई है ही नहीं, तो यहां पे तो लाइबिलिटी आपकी ही है। तो इस केस में मुझे बताओ, क्या मेकर की ही प्राइमरी लाइबिलिटी बन गई या नहीं बन गई? तो ये मेकर की लाइबिलिटी तो प्रॉमिसरी नोट में भी होती थी, मेकर की लाइबिलिटी यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो गई। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि इसको प्रॉमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने। कभी भी ऐसा हो जाए, कभी भी ऐसा हो जाए बच्चों, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि डाउटफुल हो गया भैया, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन सर अब डिसाइड कैसे होगा? ये बच्चों बैंक के ऊपर है कि बैंक इसको क्या मानना चाहता है। अगर बैंक इसको प्रॉमिसरी नोट मानना चाहता है तो बैंक इसको प्रॉमिसरी नोट मान सकता है, बैंक इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानना चाहता है तो बैंक इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान सकता है। ए तो लायबल है, ए को तो बच्चों पैसा देना ही देना है। क्लियर हुई क्या ये बात? ठीक है, क्या आप लोगों को एम्बिगस समझ में आया? ठीक है, अब आपको समझाता हूं इनकोएट। सर व्हाट इज इनकोएट? इनकोएट का मतलब बाबू इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब उसके अंदर कुछ डिटेल्स मिसिंग है, कुछ डिटेल्स मिसिंग है।
एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है इनकम्प्लीट बट वैलिड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इनकम्प्लीट जरूर है लेकिन वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है। सर इनवैलिड किसको मानते हैं? इनवैलिड किसको मानते हैं? इनवैलिड उसको मानते हैं बच्चों जिसके अंदर साइन नहीं है, या जो डिलीवर नहीं हुआ, या जो स्टैम्प्ड नहीं है, ये हमारे इनवैलिड होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे सिग्नेचर नहीं है, जिसपे डिलीवरी नहीं हुई, जिसमें स्टैम्प्ड नहीं हुआ, तो वो तो सीधा इनवैलिड है, वो इनकोएट हो ही नहीं सकते। इनकोएट होने के लिए पहले वैलिड होना जरूरी है। इनकोएट होने के लिए वैलिड होना जरूरी है, और वैलिड होने का मतलब है कि ये चीज तो होनी चाहिए, रिटर्न में हो, प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड हो, साइंड हो, डिलीवरी हुई हो, स्टैम्प्ड हुई हो, यानी वो कंडीशंस तो पूरी हैं। लेकिन कुछ डिटेल्स मिसिंग है, नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा हुआ, मल्टीपल चीजें इस तरीके से कुछ मिसिंग है, तो फिर उसको हम बोल देते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। समझे क्या? परफेक्ट हो गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। देखो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ये देखो, अब ये लॉ में बस थोड़ी सी यही दिक्कत है कि ये लिखते बहुत उल्टी सीधी भाषा में है और बहुत कम लिखते हैं, समझाना पड़ता है, वही कलाकारी है लॉ पढ़ाने के लिए, है ना। देखो क्या लिखा है, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। ठीक है, किस किस रिस्पेक्ट में ये इनकम्प्लीट है, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम इनकोएट कब कब बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ड्रॉअर, द मेकर, द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर of a negotiable instrument may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank, या तो पूरा blank छोड़ दिया। देखो साइन करा है, डिलीवर करा है, स्टैम्प ड्यूटी दी है, स्टैम्प पेपर पे ही हुआ होगा, है ना, और हैविंग रिटन ऑन इट द वर्ड इनकम्प्लीट, या तो ब्लैंक ही छोड़ दिया या इनकम्प्लीट लिख दिया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। परफेक्ट हो गया जी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलना है? इनकम्प्लीट या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोलना है। सही है। अब सर इसको कंप्लीट कैसे किया जाए? इसको कंप्लीट कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने चिंटी का पैसा देना है, ठीक है, तो चिंटू ने इंस्ट्रूमेंट बना के चिंटी को दिया और अमाउंट नहीं लिखी, 50,000 रुपए देने थे, अमाउंट नहीं लिखी, बाकी सब लिख दिया, इनकम्प्लीट था। तो चिंटी के ऊपर है, अब वो उसके अंदर अमाउंट भर सकती है। वो क्या कर सकती है? अमाउंट भर सकती है, उसको कंप्लीट कर सकती है। लेकिन चिंटी ऐसा ना करे कि 50,000 की जगह 1 लाख भर दे, 2 लाख भर दे, 3 लाख भर दे, तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं चलेगा। तो देखो क्या लिखा है, दिस गिव्स अ पावर टू द होल्डर टू मेक इट्स कंप्लीट। होल्डर उसको कंप्लीट कर सकता है बाय राइटिंग एनी अमाउंट ईदर विद इन लिमिट स्पेसिफाइड और विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन इट। इसका मतलब बच्चों, जितने की स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है उस पे, ठीक है, जितने की स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है उतने तक का अमाउंट चिंटी भर सकती है, उतने तक का अमाउंट चिंटी भर सकती है। सर इसका क्या मतलब है? आओ फॉर एग्जाम्पल बाबू ऐसा हुआ, आजा यार नोट पे आजा प्लीज, अरे गलत बटन दबा दिया था मैंने, आजा आजा मान जा मेरी जान, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा। ये भी कभी कभी नाराज हो जाता है, कहता है एक बारी में सही बटन दबाया करो। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने चिंटी के 50,000 रुपए देने थे। कितने पैसे देने थे? 50,000। अब स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी प्रॉमिसरी नोट पे? कितने रुपए का स्टैम्प पेपर? उसके लिए स्टैम्प्स एक्ट खोला। स्टैम्प्स एक्ट में लिखा था कि भैया 0 से 10,000 रुपए तक तो लेट सपोज 10% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। 10,000 से 30,000 तक 5% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। 30,000 से 48,000 तक 3% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। 48,000 से 60,000 तक 1% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 60,000 रुपए तक 1% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब चिंटू ने क्या करा? चिंटू ने बोला इसके 50,000 रुपए देने हैं, तो स्टैम्प पेपर उसने 60,000 का 1% की ड्यूटी भर दी थी।
60,000 का 1%, यानी 600 रुपए का स्टैम्प पेपर, 600 रुपए का स्टैम्प पेपर है, इस पे उसने ये पूरा प्रॉमिसरी नोट बनाया हुआ है, ठीक है, अमाउंट भरा नहीं। तो अब चिंटी के ऊपर है कि वो या तो इसमें अपने 50,000 भर सकती है या फिर जितने की स्टैम्प ड्यूटी हुई है उतने तक का अमाउंट भर सकती है, यानी चिंटी इसके अंदर 50,000, 51,000 अप टू 60,000 तक भर सकती है, क्योंकि गलती तो इसकी है ना, अमाउंट क्यों नहीं भर के भेजा तूने नालायक। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितने की स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है उतना अमाउंट भी चल सकता है। ये यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, gives the power to the holder to make it complete by writing any amount either within limit specified or within the limit specified by the stamps affixed on it। ठीक है जी, परफेक्ट है। liability on drawing inchoate instrument, the person signing and delivering the inchoate instrument is liable both to the holder and holder in due course। दोनों को वो liable हो जाएगा, होल्डर को भी और होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी। अब सर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ये नई चीज आ गई, होल्डर क्या है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। आओ जी सर, क्या डिफरेंस होता है एक होल्डर में और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स में। देखो बच्चों क्या होता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, सही है। क्या हो रहा है, चिंटू है, आजा यार, चिंटू है, चिंटू ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया चिंटी के ऊपर, ठीक है, और चिंटी ने ये बीओई साइन करके चिंटू को दे दिया, साइन करके चिंटू को दे दिया। तो चिंटी कौन हो गई, चिंटी हो गई जिसके ऊपर लिखा गया ड्रॉई। चिंटू कौन है, चिंटू हो गया इसका ड्रॉअर और पेई भी, क्योंकि पैसे इसी को चाहिए थे फिलहाल, है ना। फिलहाल चिंटू बन गया इस बिल का होल्डर। फिलहाल चिंटू इस बिल का क्या बन गया बच्चों, होल्डर। अब चिंटू क्या कर सकता है, चिंटू इस बिल को फर्दर एंडोर्स भी कर सकता है, चिंटू इसको आगे ट्रांसफर भी कर सकता है ना। चिंटू ने क्या करा, इस बिल को फर्दर दे दिया बंटी को एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया। बंटी ने ये आगे दे दिया शंटी को एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। शंटी ने क्या करा, शंटी ने कोई सामान खरीदा, शंटी ने कोई सामान खरीदा बच्चों, और ये सामान खरीदा मोंटी से, मोंटी से सामान खरीदा और सामान के बदले में ये बिल दिया, फ्री में नहीं दिया, क्योंकि पैसा तो मिलना ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, पैसा तो मिलना ही है। तो इसने सामान के बदले में, यानी कि गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे और गुड्स के बदले में ये बीआर ट्रांसफर कर दिया, यानी यहां पे सामान के बदले में। इसका मतलब यहां पे सबसे पहले एक कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन का मतलब फ्री में नहीं, कंसीडरेशन के बदले में। और मोंटी के पास जो बिल है, मोंटी ने ये आगे रॉकी को दे दिया, रॉकी, रॉकी को एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पे बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। सबसे पहले समझो चिंटी के ऊपर बिल लिखा गया था, चिंटी को तो पेमेंट करनी है, यानी चिंटी की तो यहां पे प्राइमरी लाइबिलिटी है कि इसको ये पैसा देना था। फिलहाल किसको देना था, चिंटू को देना था, ठीक है। चिंटू बिल का होल्डर था, इसने फर्दर ये बिल आगे ट्रांसफर कर दिया, यानी गिफ्ट में दे दिया। बंटी का बर्थडे था, इसने कहा बंटी ये बिल सपोज करो 10,000 रुपए या 11,000 रुपए का है, इसने बंटी को कहा तुझे मैं क्या गिफ्ट दूं, ये पकड़, पैसे ले लियो, फ्री में दे दिया। तो अब बंटी इसका होल्डर बन गया बच्चों, बंटी इसका क्या बन गया, होल्डर बन गया। ऐसे ही बंटी की फ्रेंड है शंटी, शंटी का बर्थडे आया, शंटी को गिफ्ट में दे दिया, शंटी क्या बन गई, होल्डर। अब शंटी को पता है इस पे 11,000 रुपए तो मिल ही जाने। शंटी ने क्या करा, मोंटी से कुछ सामान खरीदा, कुछ गुड्स खरीदे। मोंटी को पैसा देना था, पैसा उसके पास था नहीं, उसने बोला मोंटी क्या मैं आपको बिल दे दूं, आप ड्यू डेट पे जाके चिंटी से पैसा ले लेना। यहां पे बच्चों कंसीडरेशन आ गया। तो अगर कंसीडरेशन हो
दूसरी बात, गुड फेथ में लिया गया हो, मतलब किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, गुड फेथ में। मॉन्टी को पता है कि भैया ये प्रॉपर अच्छे तरीके से बिल बना हुआ है, प्रॉपरली ड्राफ्टेड है, प्रॉपरली साइंड है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे है, गुड फेथ में लिया गया है। तो कंसिडरेशन हो, गुड फेथ में हो। तीसरा, बिफोर द ड्यू डेट हो, क्योंकि ड्यू डेट के बाद तो वैसे भी डिसऑनर हो जाएगा। बिफोर द ड्यू डेट हो, तो इस केस में कोई भी इंडिविजुअल अगर ये कैसे लेता है, ये कंसिडरेशन के बदले में लेता है, गुड फेथ में लेता है, बिफोर ड्यू डेट लेता है, तो इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में क्या फ़र्क होता है। तो होल्डर वो होता है जो बिल को नॉर्मली होल्ड कर रहा है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जिसके पास वो बिल इन एक्सचेंज ऑफ एनी कंसिडरेशन आया हो, गुड फेथ में आया हो और बिफोर द ड्यू डेट आया हो। अब एक चीज़ और समझो, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर टाइटल की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है, अगर पेमेंट मिलने से मना हो जाता है, तो ध्यान रखना होल्डर गेट्स द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होल्डर को टाइटल मिलता है किसका? ट्रांसफरर का। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि एज्यूम करो कि बंटी फिलहाल होल्डर है, बंटी होल्डर है, ये गया इसके पास ड्यू डेट पे, आगे की कहानी छोड़ दो। बंटी गया ड्यू डेट पे चिंटी के पास, इसने बोला ये पेमेंट आपको देनी है, दे दो ना प्लीज। चिंटी ने बोला नहीं है भाई, पैसा नहीं है, वापस जाओ। तो इस होल्डर का क्या टाइटल है? जितना इसके ट्रांसफरर का था। चिंटू को जितना राइट है ना इससे क्लेम करने का, उतना ही राइट है बंटी को भी चिंटू से क्लेम करने का। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी इस तरीके का इशू होता है, तो जो होल्डर ऑफ द बिल है उसको कितना टाइटल मिलता है? उसको मिलता है गेट्स द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर का टाइटल मिल जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स इवन बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर। होल्डर इन ड्यू कोर्स ने तो भाई सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से लिया है, ईमानदारी से करा है, तो उसको ट्रांसफरर से भी बेटर टाइटल मिलता है। बेटर टाइटल का मतलब हो सकता है कि आपका जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल डिफेक्टिव हो, उसने चोरी वोरी करी हो, बिल चुरा लिया हो, तो उसको तो कुछ भी पैसा नहीं मिलना, लेकिन उस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा मिलेगा। इसका एग्जांपल देता हूं बहुत शानदार, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी लिख लो। सबसे पहले ये समझो, चिंटू ने बिल लिखा चिंटी के ऊपर, चिंटी के ऊपर, ठीक है, 3 महीने का बिल था नॉर्मली, सही है। और बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे ये बिल साइन होके इधर आ गया, राइट। अब चिंटू ने क्या करा, ये बिल गिफ्ट में दे दिया बंटी को, बंटी को दे दिया गिफ्ट में, तो बंटी होल्डर हो गया फिलहाल, राइट। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, यहाँ पे बंटी से चोरी कर लिया, थेफ्ट, चोरी कर लिया। किसने चोरी कर लिया? चोरी कर लिया चेतक ने, चेतक ने कर लिया चोरी, ठीक है। और फर्दर चेतक ने कुछ सामान खरीदा, किससे? मोहक से, इससे कुछ सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, कुछ सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, और इसको ये बिल दे दिया। अब देखो मोहक कौन है? कंसिडरेशन के बदले में दे रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन के बदले में दे रहा है। उसके बाद गुड फेथ में उसको तो लग रहा है कि सब कुछ जेन्युइन है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बिफोर द ड्यू डेट दे रहा है, तो मोहक तो हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स बच्चों। मोहक कौन हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब हुआ क्या, जब मोहक गया यहां से बिल लेने के लिए चिंटी के पास, पैसा लेने के लिए चिंटी के पास,
तो चिंटी बोलेगी अरे हट, मैं तेरे को पैसा वैसा नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी भाई, चिंटी क्यों पैसा नहीं देगी? चिंटी ने बोला कि मेरे पास तो पहले से ही बंटी आ चुका है जिसने मुझे बता दिया है कि ये बिल हो चुका है चोरी, तो कोई भी आए वो फ्रॉड कर रहा है। बिल तो चोरी हो चुका है, तो कोई भी आए वो फ्रॉड कर रहा है, पैसे नहीं देने। मोहक तो रोने लगा। मोहक ने बोला ओहो, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। चिंटी ने बोला अरे यूट्यूब पे जा, रजत सर की लॉ की क्लासेस पढ़। वहां क्या पढ़ाया सर ने कि जो होल्डर होता है उसको मिलता है टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। तो तेरे को भी ट्रांसफरर का टाइटल मिलेगा, तेरे को टाइटल मिलेगा चेतक का। चेतक का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, वो फ्रॉड है, तो जीरो, उसको तो कुछ मिलना है, तो तू भी जीरो। मोहक ने बोला अरे चिंटी सुन मेरी बात सुन, मैंने रजत सर की लॉ की क्लासेस देखी हैं और उन्होंने ये बताया था कि मैं होल्डर नहीं बनूंगा, मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूंगा। मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूंगा क्योंकि मैंने तो कंसीडरेशन के बदले में ये बिल दिया, मैंने तो गुड फेथ में ये बिल लिया, मैंने तो बिफोर ड्यू डेट ये बिल आपके पास लेके आ गया, मैं ऑन टाइम, मुझे तो बिफोर ड्यू डेट मिला, तो मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। और सर ने मुझे ये बात बताई थी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है ट्रांसफरर से। तो अगर मेरे ट्रांसफरर फ्रॉडी है, अगर ये फ्रॉडी है, इसको जीरो मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि मुझे भी जीरो मिलेगा। मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। अब इस केस में मोहक का टाइटल गुड है, मोहक का टाइटल डिफॉल्टेड नहीं है, मोहक का टाइटल गुड है। क्यों है? क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो हमेशा ध्यान रखना, होल्डर अगर कोई इंसान है उसको किसका टाइटल मिलेगा? ट्रांसफरर का। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर है उसको एक बेटर टाइटल मिलता है, समझे, गुड टाइटल मिलता है। इसका आपको ध्यान रखना है। आओ सर, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, however there is a difference। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था? liability on drawing inchoate instrument, the person signing and delivering the inchoate instrument is liable। वो liable है दोनों को, होल्डर को भी और होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी, है ना, यानी कि होल्डर को भी, और अगर उसने फर्दर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया तो दोनों को लाइबल है वो। लेकिन दोनों की लाइबिलिटी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो देखो लिखा हुआ है, the holder of such an instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer। यानी जितने का बिल है उससे ज्यादा का अमाउंट वो रिकवर नहीं कर सकता। कौन? होल्डर। जबकि मैंने आपको क्या बताया था? होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक बेटर टाइटल मिलता है। आगे क्या लिखा हुआ है? द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट on such instrument provided it is covered by the stamp affixed on instrument। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों, जो अभी हमने पीछे स्टैम्प वाला एग्जांपल लिया था ना कि 60,000 रुपए तक, तो चिंटी अगर हुई होल्डर, अगर चिंटी हुई होल्डर, वहां चिंटी ली थे क्या, वट एवर जो भी नाम लिया था, अगर उसका टाइटल होल्डर का हुआ तो उसको अपने 50,000 ही मिलेंगे। लेकिन अगर उसका टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स का हुआ तो उससे भी बेटर टाइटल चिंटी रिकवर कर सकती है, 60,000 रुपए तक भी वो रिकवर कर सकती है इन केस ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। क्या बात है यार, लिंक जुड़े, देखा कैसे, किस लैंग्वेज समझो लॉ की, कितना घुमा फिरा के लिखता है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे ये देखना है कि टाइटल क्या है एक इंडिविजुअल का, वो होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर वो होल्डर है तो जितना उसका अमाउंट पेबल था बस वही मिलेगा उसको, लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उससे बेटर टाइटल भी वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके 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 ओके। तो ये बच्चों बेसिकली कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके लिए सिर्फ रीड ओनली है, इसको रीड कर लेना। बाकी मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलो सर, अब नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारे पास एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगस भी मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हमें खुद ही डाउट है कि भैया उसको क्या मानना है, प्रॉमिसरी नोट मानना है, बिल ऑफ एक्सचेंज मानना है, चेक मानना है, क्या मानना है। देखो क्या लिखा है, Section 17 of the Act reads as where an instrument may be construed either as a promissory note, या तो उसको promissory note मान लो या फिर bill of exchange मान लो। अब देखो चेक तो पता ही चल जाएगा भाई क्या चेक है, क्योंकि चेक के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। चेक तो सीधा सीधा, ऑल दो उस पे स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं भरनी, कुछ नहीं करनी, इन दोनों के अंदर स्टैम्प ड्यूटी ये वो बहुत सारी वजड़ है ना। चेक में ऐसा कुछ है नहीं है, चेक तो सिंपल है,
राइट। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में ही नहीं आ रहा। द होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज ईदर द इंस्ट्रूमेंट शेल बी thenceforward treated accordingly। ठीक है, वो उसकी इच्छा है, वो क्या मानना चाहता है। Thus an instrument which is vague and cannot be clearly identified either as a bill of exchange or a promissory note is an ambiguous instrument। In other words, such an instrument may be construed either as a promissory note or as a bill of exchange। ठीक है, यहाँ पे होल्डर की इच्छा है। सेक्शन 17 बोलता है होल्डर की इच्छा है भैया, जो उसका मन करे उस हिसाब से वो मान सकता है। डन डना डन डन सर। अब आया बच्चों नेगोशिएशन, यानी कि कैसे ट्रांसफर होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे कल की क्लास में। और कल पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका समाप्त करा दूंगा। लो सर 3-4 क्लासेस में ये एक्ट भी समाप्त। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं सब समय से पहले तुम्हें करा दूंगा, तुम स्ट्रेस फ्री रहो। मुझे पता है कौन सी चीज़ कितना समय लेती है। कंपनी लॉ पे लगाए ना बहुत सारे लेक्चर्स, क्योंकि ज़रूरत थी। इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये 3 लेक्चर्स में हो जाएगा तो हो जाएगा भाई 3 लेक्चर्स में। ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट देखना कितनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बहुत सारे लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अभी आगे आएगा, मौज लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो, सब चीज़ बढ़िया तरीके से करा दूंगा। तो आज जितना पढ़ाया है अच्छे से लर्न कर लो, एक बार देख लो, क्लियर कर लो, फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।